बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सिखाने वाले हैं पैसिव वॉइस। ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक से घबराते हैं कि पैसिव वॉइस सीखना आसान नहीं है। आज बहैसियत एक टीचर मैं आपको समझा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस सीखना मुश्किल भी नहीं है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक नया घर बनाते हैं। नए घर बनाने के लिए हमें ब्रिक्स, इसी तरह सैंड, सीमेंट वगैरह दरकार होते हैं और उसके साथ साथ हमें मेहनत भी करना पड़ता है। तो इसी तरह पैसिव वॉइस सीखने के लिए आपको कुछ मटेरियल्स दरकार होंगे और उन मटेरियल्स के बगैर जैसा कि इमारत खड़ा करना मुश्किल होता है, मतलब नामुमकिन हो जाता है, इसी तरह पैसिव वॉइस सीखना भी यहाँ पर नामुमकिन है। हम ज़्यादातर डायरेक्टली पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं, लेकिन जो मटेरियल इसके लिए दरकार होते हैं हम वो प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, नंबर 1, हमारे लिए पैसिव वॉइस के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम बेस समझा जाता है वो है टेंसेस। क्योंकि अगर आपको टेंसेस याद नहीं है, सेंटेंसेस की आप बनावट नहीं कर सकते, तो उसको आप पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। द सेकंड पॉइंट, आपको वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो है वो याद करने होंगे। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का टॉपिक आपने याद करना होगा। अगर आपको ये चीजें याद हो तो आप बआसानी पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। ये इतना मुश्किल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम टॉपिक्स की वीडियो लिंक्स हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां से आप इन वीडियो लेक्चर्स को वॉच आउट कर सकते हैं और उसके बाद आप पैसिव वॉइस पे आ जाएंगे तो आपके लिए पैसिव वॉइस सीखना आसान रहेगा। अब सीखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो याद रखें, एक्टिव का मतलब है मुतहर्रिक, पैसिव वॉइस का मतलब है, पैसिव मीन्स गैर मुतहर्रिक। अब हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स लंच, ये एक एग्जाम्पल हुआ। इसको कंपेयर कर दे दूसरे एग्जाम्पल से, लंच वॉज ईटन। अब दोनों का अगर आप जायजा लें तो पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है और दूसरे वाले में लंच एज अ सब्जेक्ट आया है, वो पैसिव है। कैसे? चलिए मैं इसको और भी आसान करता हूं। शी ईट्स लंच, ये ईटिंग का जो एक्शन है ये कौन कर रही है? ये शी कर रही है, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो ये यहाँ पे क्या हो गई? मुतहर्रिक हो गई, क्योंकि ये काम कर रही है, मतलब सब्जेक्ट एक काम कर रहा है। तो ये सब्जेक्ट हमारे साथ क्या हुआ? मुतहर्रिक हो गया, एक्टिव हो गया। अब दूसरे वाले में आप देखें, लंच वॉज ईटन, तो यहाँ पे लंच हमारे साथ पैसिव वॉइस सेंटेंस है ये, इसमें लंच हमारे साथ सब्जेक्ट आया है और ये लंच जो है ये पैसिव है, ये एक्टिव नहीं है, ये कोई काम सरअंजाम नहीं देता, ये पैसिव पोजीशन पे है, इस पे ये काम हो रहा है, ये खुद ये काम नहीं कर रहा। इस वजह से पहले वाले सेंटेंस को हम सब्जेक्ट के लिहाज से इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं और दूसरे वाले में सब्जेक्ट पैसिव है, गैर मुतहर्रिक है, ये खुद कोई काम नहीं करता, इस पे काम होता है या हो रहा है। दैट्स व्हाई द सेकंड सेंटेंस लंच वाज ईटन इज पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो डिफरेंस है वो तो आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पैसिव वॉइस को सीखते क्यों हैं। इसके जवाब के लिए हम कुछ मिसालें देते हैं ताकि आपको ये वाज़ेह हो सके कि पैसिव वॉइस को हम क्यों सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रोक द विंडो वॉज ब्रोकन। अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स का जायजा लें तो पहले वाले सेंटेंस में यह वाज़ेह है कि विंडो को किसने तोड़ा, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में द विंडो वॉज ब्रोकन, इसमें यह वाज़ेह नहीं है कि किसने विंडो को क्या किया? तोड़ा। तो पैसिव वॉइस का एक फंक्शन ये है कि इसमें हम
उस बंदे को जो ये एक्शन करता है उसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, उसको हम हिडन रखते हैं। तो ये एक मेन फंक्शन है पैसिव वॉइस का। हम टेंसेस में ऐसा नहीं कर सकते। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल, द केक वॉज कट। अब यहां पे देखें, केक को काटा गया। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे की बर्थडे है और हम किसी के पास आते हैं कि आपने बहुत देर कर दी, द केक वॉज कट। हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि ये एक्टिविटी किसने की। जो केक काटने की एक्टिविटी है ये किसने की, किसने केक को काटा, तो ये हम हाइड या हिडन रखते हैं। इसको हम हाइड करते हैं, हिडन रखते हैं कि किसने ये एक्शन परफॉर्म किया। तो ऐसा हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में करते हैं। लेकिन अगर हम इसको एक्टिव वॉइस में जाहिर करना चाहें तो सेंटेंस कुछ इस तरह होगी, शी कट्स या शी कट द केक, दे कट द केक। इसमें यह वाज़ेह है कि केक को शी ने या दे ने काटा। क्लियर? तो पैसिव वॉइस का ये मेन फंक्शन है कि अगर हम ये जाहिर नहीं करना चाहते कि किसने ये काम किया तो हम फिर पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट वाज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। अगले लेक्चर में हम बहुत ज़्यादा तफसील के साथ उसूल बताएंगे। उसूल भी बहुत ज़्यादा आसान है कि हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एंड टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। आज हम आपको सिखाएंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में फ़िक्र को हम किस तरह तब्दील करेंगे। तो याद रखें, हमारे साथ 12 टेंसेस हैं और 12 टेंसेस में सिर्फ 8 टेंसेस ऐसे हैं जिनके फ़िक्रों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनके फ़िक्रे हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। वो टेंसेस कौन से हैं? तो वो हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अलॉन्ग विद दैट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के फ़िक्रे भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। अगर किसी भी जगह पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए या पेपर में आ जाए किसी भी जगह पर, तो आप इनके फ़िक्रे पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। इनको आप ऐसा लिख सकते हैं कि दे कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब फ़िक्रों को तब्दील करते हैं तो हम कौन से स्टेप्स अपनाएंगे। 4 उसूल आप याद रखें। 4 उसूल अगर आपको याद हैं तो आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में फ़िक्रों को बआसानी तब्दील कर पाएंगे। नंबर 1, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह लेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा। नंबर 2, जिस टेंस का फ़िक्रा आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील करना चाहते हैं तो आने वाला जो टेंस है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का आप फ़िक्रा तब्दील करना चाहते हैं पैसिव वॉइस में, तो इसके बाद आने वाला टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की बजाय आप आने वाला जो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उनके हेल्पिंग वर्ड्स में से अपनी नीड के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। नंबर 3, हम हर पैसिव सेंटेंस में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे। नंबर 4, ऑब्जेक्ट से पहले हम खुद से बाई लगाएंगे। लेट्स प्रोसीड towards present and definite tense and let's see how to change active voice into passive voice. For example, she teaches me, वो मुझे पढ़ाती है। अब इस फ़िक्रे पे ये 4 उसूल अप्लाई करके देख लेते हैं और फ़िक्रे को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। I am taught by her। अब ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। नंबर 1 उसूल इस पे अप्लाई हुआ, शी गया ऑब्जेक्टिव केस पे, तो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस आपको याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम
इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं, उधर से आप इसको और प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें, शी ऑब्जेक्टिव केस पे गया, हर बन गया। अब मी सब्जेक्टिव केस पे आएगा तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म लगेगा, आई लगेगा। अब आने वाला टेंस जो है, आई चूंकि सब्जेक्ट बन गया पैसिव वॉइस फिक्रे में, तो इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से इज एमआर में से हमें एम की जरूरत है, तो हम यहाँ पे एम लगाएंगे। टीचर्स की बजाय हम वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, तो ये तीसरा रूल अप्लाई हो गया। और हर जो है हमारे साथ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले हमने खुद से बाई लगाया। अब लेते हैं दूसरा एग्जांपल। दे किक द बॉल, दे किक द बॉल। द बॉल यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस पे आया, दे ऑब्जेक्टिव केस पे गया तो देम बन जाएगा। द बॉल इज किक्ड बाय देम। यहां पे देखे इज क्यों लग गया, क्योंकि इज एम आर आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, तो वहां यहां पे हमें बॉल के साथ इज लगाना पड़ेगा। किक्ड, किक की बजाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लग गया, जो कि हमारे साथ पैसिव वॉइस के उसूल में से तीसरा उसूल है, बाय देम। तो बाय यहां पे हमने खुद से लगाया और ये चौथा उसूल है। अब देखते हैं कि हम नेगेटिव फिक्रे इनके कैसे बनाएंगे। ये भी बहुत आसान है। इज एम आर यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, इनके बाद आप नॉट लगाएंगे तो डेफिनेटली ये फिक्रे नेगेटिव बन जाएंगे, एक्टिव में और पैसिव में भी। फॉर एग्जाम्पल, दे डू नॉट किक द बॉल, द बॉल इज नॉट, द बॉल इज नॉट किक्ड बाय देम। क्लियर? तो इसी तरह आप इनके नेगेटिव फिक्रे भी बना सकते हैं। ये तो हुआ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को। अब वही उसूल इनके फिक्रों को जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे, यहां पर भी अप्लाई होंगे। यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के बाद कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब जो हम लेंगे, तो हम वो कौन से लेंगे, वाज और वर लेंगे, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। आई किक्ड द बॉल, ये कौन सा फिक्रा हुआ, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्रा हुआ। तो यहां पे द बॉल इज की बजाय हम लगाएंगे द बॉल वॉज किक्ड बाय, शी taught me, शी taught me। तो ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्रा हो गया। उधर हमने पास्ट प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का इसी तरह फिक्रा लिया था। यहां पे देखें, आई वॉज taught बाय हर, यहां पर इज स्टार्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्रा था। तो हम यहां पे वाज या वर लेंगे, क्योंकि इसके बाद पास्ट एंड डेफिनेट टेंस के आप फिक्रा जब तब्दील करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब अगर इसके नेगेटिव फिक्रे हम लें, दे डिड नॉट किक द बॉल, यहां पे देखे पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का नेगेटिव फिक्रा है, दे डिड नॉट किक द बॉल, द बॉल वॉज नॉट किक्ड बाय देम, द बॉल वॉज नॉट किक्ड बाय देम। तो इसी तरह हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ बढ़ते हैं और यही उसूल उस पे भी अप्लाई करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर भी यही उसूल अप्लाई करते हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे अप्लाई की। यहां पर दोबारा आपको याद दहानी कराना चाहूंगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, सेकंड उसूल याद है? यस, सेकंड उसूल हमारे साथ है कि हम आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो आने वाला टेंस यहाँ पे कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। वहां पे विल बी और शैल बी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। देखें, आई शैल टीच यू, यू शैल बी टॉट बाय मी। क्लियर? अगर विल बी है तो आप इस तरह कह सकते हैं,
They will kick the ball. The ball will be kicked by them. Clear? अब नेगेटिव फिक्रा इसका लेते हैं. They will not kick the ball. So dear students, उम्मीद है आप इस लेक्चर से पैसिव वॉइस के बेसिक रूल्स सीख चुके होंगे. The main thing is your own practice. Try to make practice upon it and give time to studies. याद रखें, हम आज कवर कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को. अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रों को हम किस तरह तब्दील करेंगे. उसमें थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स नहीं होंगे आपके लिए, इस वजह से यहाँ पर हम रुकते हैं ताकि आप इस पे प्रैक्टिस करें और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक. आज पैसिव वॉइस लेसन नंबर 3 में हम आपको सिखाएंगे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे. अलोंग विद इट हम आगे बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के फिक्रों की तरफ. इसमें कुछ नया आपको मिलेगा क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी तब्दीली आती है. डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को, सवालिया फिक्रों को किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे. याद रखें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले 2 वीडियोस हम पैसिव वॉइस पे तफसील से कर चुके हैं, उसको पहले वॉच आउट कीजिएगा. इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं. अब आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सवालिया फिक्रों को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे. लेट्स हैव एन एग्जांपल और सीखते हैं द रूल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. डू दे प्ले क्रिकेट. अब यहां पे देखें, सवालिया फिक्रा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे तो डू की जगह हम इज एम आर में से किसी एक को सब्जेक्ट के लिहाज से पुट करेंगे. अब जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पे ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पे ले आएंगे तो सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में क्रिकेट बन जाएगा और दे आखिर में चला जाएगा और ये क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा. तो क्रिकेट जब स्टार्ट में लग गया तो क्रिकेट के साथ इज लगेगा. इज क्रिकेट प्लेड बाय देम. यहां पे देखे, इज क्रिकेट प्लेड बाय देम. वही उसूल यहां पे हम अप्लाई कर चुके हैं जो हम पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आया, आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं. और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहां पे लगा और ऑब्जेक्ट से पहले बाई भी लग गया. तो 4 उसूल हमने सिखाए थे, चारों उसूल यहां पे अप्लाई हो चुके हैं. सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में हम हेल्पिंग वर्ब को यहां पे एक्टिव में भी पुट करते हैं और पैसिव वॉइस में भी पुट करते हैं क्योंकि ये सवालिया फिक्रे हैं. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. डू आई रीच होम. अब इसको कैसे चेंज करेंगे? हाँ, हमने आपको सिखाया था कि आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को भी सीखना है. अब थोड़े से आप मैच्योर हो चुके हैं पैसिव वॉइस में तो इस पॉइंट को डिस्कस करना लाजमी है. यहाँ पे रीच ये हमारे साथ एक मेन वर्ब है लेकिन ये इंट्रांजिटिव वर्ब है. इंट्रांजिटिव वर्ब की लिंक हम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब की लिंक हम आपको पहली वीडियो में भी दे चुके हैं और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं. अगर आप कंफ्यूज्ड है तो आप इसको पहले वॉच आउट कीजिएगा. लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करना चाहूंगा कि ट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और इंट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, एडवर्ब वगैरह आ सकता है. यहाँ पे देखें, डू आई रीच होम. होम यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है. रीच के बाद जो मेन वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है
इस वजह से रीच यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब है। और पैसिव वॉइस में जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में फ़िक्रे को तब्दील करेंगे तो आपने इस पे ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा कि आया इसमें जो वर्ब यूज हुआ है ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। अगर वर्ब इंट्रांजिटिव हो तो फिर इस फ़िक्रे को हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं कन्वर्ट कर सकते पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे डू आई रीच होम या आई रीच होम फ़िक्रा जो है इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको हम पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। ये आपके लिए आज एक नया पॉइंट हमने पुट किया। क्लियर? ये आपने सीखना होगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब वाले फ़िक्रों को हम सिर्फ और सिर्फ पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। डज शी कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाय हर। यहाँ पे देखे मी सब्जेक्ट पे आ गया तो आई बन गया। यहाँ पे आई से पहले हम क्या पुट करेंगे, एम, क्योंकि इस और आर आई के साथ पुट नहीं किए जा सकते। इसी तरह शी गया आखिर पर। क्लियर? और कॉल की बजाय हम कॉल्ड लगाएंगे और हर से पहले बाई पुट करेंगे। तो चारों उसूल दोबारा यहाँ पे इस पे अप्लाई हो गए। डज शी कॉल मी, एम आई कॉल्ड बाय हर। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। डज अहमद अटेंड द क्लास, आर द क्लासेस। आर यहाँ पे इसलिए लग गया कि द क्लासेस स्टार्ट पे एज सब्जेक्ट आ गए तो यहाँ पे क्लासेस से पहले हम आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आर द क्लासेस अटेंडेड बाय अहमद। सो दीज आर सिंपल एग्जांपल्स। डू प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ ऑन दिस। लेट्स प्रोसीड टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यही उसूल इस पे भी अप्लाई होते हैं। Let's have an example and learn it through examples. Did they play the game? ये past indefinite tense का interrogative फ़िक्रा है। Was the game played by them? यहाँ पे देखे गेम को हमने स्टार्ट पे लगाया according to the rules of passive voice। दे को हमने आखिर में लगाया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो गए। अब प्लेड हम लगाएंगे प्ले की जगह पर और देम से पहले हम बाई लगाएंगे तो वही चारों उसूल यहां पर भी अप्लाई हो जाते हैं। Did they play the game? Was the game played by them? Clear? तो इसी तरह हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सवालिया फ़िक्रे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तब्दील कर सकते हैं। Let's have another example. Did she tell the stories? Did she tell the stories? Were the stories told by her? स्टोरीज यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पे आ गए और शी आखिर पे गई, हर बन गया, उससे पहले बाई लग गया। स्टोरीज से पहले हम क्या लगाएंगे, वाज या वर, जो कि आने वाला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखे वर द स्टोरीज टोल्ड बाय हर। क्लियर? अगर हम इस तरह इस सेंटेंस को करें कि डिड शी टेल द स्टोरी, क्लियर, द स्टोरी, तो स्टोरी हमारे साथ यहाँ पे क्या है, सिंगल है, मतलब सिंगुलर है। तो वाज द स्टोरी टोल्ड बाय हर। फिर यहाँ पे हम वर की बजाय वाज लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के फ़िक्रों को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो वही उसूल इस पे भी अप्लाई होते हैं जो हमने पिछली वीडियो में सीखे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक उसूल इसमें तब्दील हो जाता है, एंड दैट रूल इज कि हर टेंस का फ़िक्रा जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो हम आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूअस टेंसेस के फ़िक्रों को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो इनका अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे। यही डिफरेंस है इसके स्ट्रक्चर में और बाकी टेंसेस के स्ट्रक्चर्स में। फॉर एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, ये हमारे साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक फ़िक्रा है। अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो वही उसूल यहाँ पर अप्लाई होंगे, सिर्फ और सिर्फ ये नया पॉइंट आपने याद रखना होगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हर। यहाँ पे देखें फुटबॉल सब्जेक्टिव केस पे आ गया शी,
ऑब्जेक्टिव केस में इसका बन गया हर लग गया। और यहाँ पर हमने आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट नहीं किया, बल्कि इसका अपना हेल्पिंग वर्ब इज सब्जेक्ट के लिहाज से लग गया। इसके साथ बीइंग का इजाफा आप खुद से करेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। अगेन फुटबॉल के साथ इज बीइंग लग गया। अब अगर हम इस फिक्रे को इस तरह बनाएं, वी आर टेकिंग क्लासेस। क्लासेस आर बीइंग टेकन बाय अस। यहां पे देखे क्लासेस एज अ सब्जेक्ट आया, तो चूंकि ये प्लूरल है तो इसके साथ इस की बजाय हम क्या पुट करेंगे, आर पुट करेंगे। आइए अब सीखते हैं कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव फिक्रों को किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। लेट्स से वन एग्जांपल। सारा इज नॉट कॉलिंग मी। यहां पे देखे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जैसा कि आपको मालूम होगा कि एज एम आर के बाद नॉट लगाया जाता है एक्टिव सेंटेंसेस में, तो पैसिव सेंटेंसेस में भी इसी तरह है। आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय सारा। अब देखिए एम के बाद नॉट लग गया। जिस तरह के एक्टिव में एज एम आर के बाद लगता है, पैसिव वॉइस में भी हम क्या करेंगे, एज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे और बाद में बीइंग लगाया जाता है। क्लियर? लेट्स से वन अदर एग्जांपल। शी इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। इज नॉट बीइंग। क्लियर? याद रखें, बीइंग से पहले इज एम आर के बाद नॉट लगाएंगे। मतलब इज और बीइंग, आर और बीइंग और एम और बीइंग के दरमियान लग जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव फिक्रों को हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। इट्स आल्सो सो सिंपल। लेट्स हैव टू एग्जांपल्स। इज सारा कॉलिंग मी। यहां पे देखिए इस कहां पे गया, स्टार्ट में पोजीशन पे गया और आखिर में सवालिया निशान लग गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सवालिया फिक्रा बन गया। अब इसकी पैसिव वॉइस भी बहुत आसान है। एम आई बीइंग कॉल्ड बाय सारा। अब यहां पे देखें उधर एस था, यहां पर एम पैसिव वॉइस में इसलिए हम लगाते हैं कि फिर एम के बाद कौन सा सब्जेक्ट है, आई है, और एक्टिव में सारा था तो सारा से पहले इज लगा दिया जाता है। क्लियर? तो ये उसूल तो टेंसेस में आप सीख चुके हैं। लेट्स से वन अदर एग्जांपल। इज शी प्लेइंग फुटबॉल। Is football being played by her? So these are simple structures जिस तरह के हम एक्टिव सेंटेंसेस में जहां पर हेल्पिंग वर्ब को हम पुट करते हैं आगाज में, इसी तरह पैसिव वॉइस में भी जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट को देखते हुए उससे पहले हम क्या लगाएंगे, उसके लिहाज से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। बाज बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक्टिव में तो पहले इज लगाया गया था और पैसिव में पहले एम लग गया, तो आपने इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सब्जेक्ट को देखते हुए एक्टिव में भी और पैसिव में भी वो क्या करेंगे, स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर भी द सेम है जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तब्दीली यहां पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज राइटिंग अ नॉवल। अब इस फिक्रे को हम पैसिव वॉइस में किस तरह तब्दील करेंगे, वही उसूल अपनाएंगे जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अपनाए थे। अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हर। अ नॉवल वॉज बीइंग रिटन बाय हर। दे वर सेइंग देयर प्रेयर्स। Their prayers were being said by them. He was giving a lecture. A lecture was being given by him. वही उसूल है, ऑब्जर्व करें, जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अभी अभी सीखे हैं। अब हम इसके नेगेटिव फिक्रे उसी तरह बनाएंगे जिस तरह के हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सीखे हैं।
She was not writing a novel. A novel was not being written by her. They were not saying their prayers. Their prayers were not being said by them. अब इसके सवालिया फ़िक्रे भी उन ही उसूलों के मुताबिक होंगे जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अप्लाई की थी. Was she writing a novel? Was a novel being written by her? Were they saying their prayers? Were their prayers being said by them? So these are simple structures that we follow while converting active sentences into passive voice. उधर भी हम इस तरह is being, am being, are being लगा चुके हैं. यहाँ पर चूंकि past continuous tense है तो इसके साथ was being और were being लगा दिया जाता है. इसी तरह नेगेटिव में was not being and were not being. इसी तरह हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में was और were को स्टार्ट में लगाया, बाद में सब्जेक्ट, बाद में being, बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर वही उसूल जो हमने बाकी टेंसेस में सीख. डियर स्टूडेंट्स, आज तक हम 5 टेंसेस सीख चुके हैं आउट ऑफ 8 टेंसेस. आगे हम बढ़ेंगे परफेक्ट टेंसेस की तरफ अगले लेक्चर में. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. आज हम आपको पैसिव वॉइस सिखाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. सो लेट्स गेट स्टार्ट द लेसन. डियर स्टूडेंट्स, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस के फ़िक्रों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हम वही 4 उसूल अप्लाई करेंगे जो हम पहले वाले लेक्चर में सीख चुके हैं. लेट मी रिमाइंड, 4 उसूल थे कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पुट करेंगे, मतलब जो टेंस हम कर रहे हैं, जिस टेंस के फ़िक्रों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील कर रहे हैं, तो आने वाले टेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव वॉइस में पुट करेंगे. थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे और चौथा रूल था कि हम ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाएंगे. तो यहाँ पर ये 4 उसूल भी अप्लाई होंगे. लेट्स हैव एन एग्जांपल. आई हैव रिसीव्ड अ लेटर. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो हम इस तरह इसको बनाएंगे. अ लेटर हैज़ बीन रिसीव्ड बाय मी. यहाँ पे देखे अ लेटर स्टार्ट पे आ गया, आई लास्ट पे गया, उससे पहले बाई लग गया. क्लियर? इसी तरह हैज़ की बजाय हैज़ बीन लग गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लग गया. रिसीव्ड हमारे साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में ऑलवेज यूज होता है. लेट्स हैव अनदर एग्जांपल. शी हैज डन हर वर्क. हर वर्क हैज बीन डन बाय हर. अब इसके नेगेटिव फ़िक्रे भी बहुत आसान है. हैज और हैव के बाद एक्टिव वॉइस में नॉट लगता है. यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी हैज और हैव के बाद नॉट लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट डन हर वर्क. Her work has not been done by her. Let's have another example. I have not received a letter. A letter has not been received by me. अब इसके इंट्रोगेटिव भी बहुत ज़्यादा आसान है. Have I received a letter? Has a letter been received by me? Has she done her work? Has her work been done by her? So these are very simple examples. Let's proceed towards past perfect tense. Let's have an example. I had received a letter. यहाँ पे देखे, वहाँ पर have था, यहाँ पर past perfect tense है तो had बन गया. I had received a letter. A letter had been received by me. She had done her work. यहाँ पर दोबारा देखें, वहाँ पर has done था, यहाँ पर had done है क्योंकि past perfect tense का फ़िक्रा है. She had done her work. तो यहाँ पर had been लगेगा क्योंकि past perfect continuous tense में
had been helping verb होता है. Her work had been done by her. इसी तरह नेगेटिव फ़िक्रे भी हैं. For example, I had not received a letter. यहाँ पर had not है तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में भी had not been लगेगा. A letter had not been received by me. She had not done her work. Her work had not done, her work had not been done by her. Let's proceed towards interrogative sentences. Had I received a letter? Had a letter been received by me? याद रखें had को स्टार्ट में लेकिन been सब्जेक्ट के बाद लगेगा. जिस तरह के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज या हैव को स्टार्ट में लगाया, बाद में सब्जेक्ट और बाद में been लगाया, इसी तरह यहां पर भी है. Had she done her work? Had her work been done by her? Let's proceed towards future perfect tense. फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वही 4 उसूल अप्लाई किए जाते हैं जो हम अभी प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट में सीख चुके हैं. Let's say one example. I shall have received a letter. A letter will have been received by me. अब यहां पे देखें, लेटर स्टार्ट पे आ गया तो shall have की बजाय will have लग गया. क्लियर? क्योंकि हम सब्जेक्ट को देखते हुए आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब पुट करेंगे. लेट्स से अनदर एग्जांपल. She will have done her work. Her work will have been done by her. Let's have its negative examples. I shall not have received a letter. A letter will not have been received by me. Well, our shall के बाद यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी not लगेगा. Let's have another example. She will not have done her work. Her work will not have been done by her. Let's proceed towards interrogative sentences. Interrogative sentences में will या shall को start में active voice में भी लगाएंगे और passive voice में भी लगाएंगे. For example, shall I have received a letter? Well, डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आप इन टॉपिक्स को आसानी सीख चुके होंगे. बट बियर इट इन माइंड, द मेन थिंग इज आई रीइटरेट कि ये आपका प्रैक्टिस है, कि प्रैक्टिस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट imperative sentences, how to convert imperative sentences from active voice to passive voice. So आपने पहले imperative sentences को सीखना है, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं. See you in the next lecture. अल्लाह हाफिज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम. आज हम आपको सिखाएंगे imperative sentences को हम किस तरह एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे. ये फ़िक्रे इंतहाई आसान है, लेकिन ये ज़्यादातर टेस्ट्स और एग्जाम में बतौर क्वेश्चंस आते हैं. Let's proceed and learn how to convert imperative sentences from active voice to passive voice. Students, आगे बढ़ने से पहले my request is कि अगर आपको imperative sentences क्लियर नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे चुके हैं, वहां पर वॉच आउट कीजिएगा, इसको सीख लीजिएगा और बाद में इस लेक्चर पे आए आपको ये आसानी इसके एक्टिव और पैसिव वॉइस याद हो जाएंगे. लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हुक्मिया जुमले जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये वर्ब से स्टार्ट हो जाते हैं. इसमें या हुक्म होता है, या मशवरा होता है, या रिक्वेस्ट होता है. क्लियर? Let's proceed how to convert imperative sentences into passive voice. Let's have an example and learn
हाउ टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस। डू योर वर्क, अब ये हमारे साथ एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे तो इस तरह होगा, लेट योर वर्क बी डन। यहां पे देखे चूंकि सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता तो इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ आता है। लेट हम स्टार्ट से लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर पुट करेंगे, जैसा कि हमने लेट योर वर्क को किया। बाद में सब्जेक्ट के बाद आपने बी खुद से लगाना है, जिस तरह आपने लेट को स्टार्ट में खुद से लगाया, और बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो प्रीवियस दो उसूल यहां पे अप्लाई हो गए। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ गया, सब्जेक्ट चूंकि इसमें है नहीं तो ऑब्जेक्ट खाली रह जाएगा, ऑब्जेक्ट टू प्लेस क्लियर। अब यहां पे देखे बी सब्जेक्ट के बाद खुद से लग गया और पहले लेट लग गया, ये नई उसूल हो गए, क्लियर। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसूल, तो दो उसूल नए आ गए, दो हम प्रीवियस उसूल से यहां पर ला चुके हैं। लेट्स से वन अदर एग्जांपल, शट द डोर। लेट स्टार्ट में लगाए लेट द डोर, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पे आ गया, बी खुद से लगाएं, शट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो लेट द डोर बी शट। ओपन योर बुक, लेट योर बुक बी ओपन्ड, क्लियर, वही उसूल दोबारा अप्लाई हो चुके हैं। राइट अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन। अब इसके नेगेटिव फिक्रे हम किस तरह पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। डोंट डू दिस, लेट दिस नॉट बी डन, क्लियर। याद रखें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं, बाकी वही उसूल है, क्लियर। डोंट डू योर वर्क, लेट योर वर्क नॉट बी डन। डोंट राइट अ लेटर, let a letter not be written। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं होते क्योंकि हुक्म, मशवरा या जो रिक्वेस्ट इसमें होता है तो ये सवालिया में तो हो नहीं सकते। इस वजह से एक्टिव वॉइस में ना पैसिव वॉइस में इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज वाले लेक्चर से आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस सीख चुके होंगे। Try to make practice upon it. If you have any question about these topics, kindly ask questions in the comment box. We will try to respond you on the spot. See you in the next lecture. Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. आज हम आपको सिखाने वाले हैं पैसिव वॉइस में the most important topic, and the topic is interrogative sentences. And in interrogative sentences the topic is WH questions, कि हम किस तरह WH questions वाले sentences को active voice से passive voice में तब्दील करेंगे। Let's get started and learn the structure of these important sentences. Dear students, let's have some examples, and 3 examples we try to make you understand in a simple language. Who wrote the novel? Now this is the sentence of present and definite tense. We put by whom in the start. Start में हम by whom खुद से लगाएंगे, उसके बाद चूंकि ये present and definite tense का फिक्रा है तो आने वाले tense का helping verb हम put करेंगे is। उसके बाद object the novel है तो उसको subjective place पे आएंगे, लाएंगे the novel, और उसके बाद verb की तीसरी form लगाएंगे। अब जिस टेंस का भी फिक्रा हम तब्दील करेंगे यही उसूल इस पे अप्लाई करेंगे। By whom is the novel written? Let's have another example of present perfect tense. Who has beaten the boy? By whom has the boy been beaten? यहां पे देखे चूंकि यहां पर हम has been लगाएंगे, पैसिव वॉइस की उसूल जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझा चुके हैं कि आने वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगा दिया जाता है। बाय होम हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट द बॉय, बीन बीटन, तो हैज बीन यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, बाकी वही उसूल है। हु रोट दिस बुक, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का फिक्रा है। बाय होम वॉज, यहां पे वॉज क्यों लग गया, क्योंकि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लग गया।
this book written? By whom was this book written? यहां पे देखें सारे उसूल वही अप्लाई किए जा रहे हैं जो हम प्रीवियस टू एग्जाम्पल्स में अप्लाई कर चुके हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस आता है। Who had beaten the boy? अब देखें यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। अब यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पुट करेंगे। By whom had the boy been beaten? Let's proceed toward future and definite tense. Who will teach tenses? यहां पर will be या shall be लगेगा क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हम पुट करेंगे फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस के फिक्रों को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे। By whom will the tenses be taught? Who is writing the novel? अब यहां पे देखें अगर कंटिन्यूअस टेंसेस के फिक्रे हो तो फिर उसमें थोड़ा सा ख्याल आपने रखना होगा। Who is writing the novel? By whom is the novel being written? हमने कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी फिक्रे या जितने भी टेंसेस हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो हम आपको सिखा चुके हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब अपना होगा और उसके साथ खुद से बीइंग लगाएंगे, जैसा कि हम यहां पर एग्जांपल ले चुके हैं। By whom is the novel being written? इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है Who was writing the novel? तो हम was अपनी जगह पर लगाएंगे, इसके साथ being खुद से लगाएंगे, जैसा कि हम सीख चुके हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। By whom was the novel being written? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें पैसिव वॉइस इंतहाई आसान है, बस बेसिक रूल्स आपने सीखने हैं, वो सारे टेंसेस पे अप्लाई किए जाते हैं। सारे एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब तब्दील करेंगे वही उसूल हम फॉलो करते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस के फिक्रों को जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो इसमें एक उसूल डिफरेंट आता है, एंड दैट रूल इज कि अपना हेल्पिंग वर्ब लेता है और अपने साथ खुद से बीइंग ये लेता है। डियर स्टूडेंट्स हम इन्हीं फिक्रों को दूसरे तरीके से भी तब्दील कर सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वे दैट मोस्ट ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉलो। ट्राई टू मेक प्रैक्टिस अपॉन इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।